नए सत्र में आप लोगों की बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास में स्वागत है। मैं आप लोगों को ABST पेपर फर्स्ट जो इनकम टैक्स का है उसका अध्यापन करवाऊंगा। इससे पहले अपन ये देख लें कि इस क्लास में अपना सिलेबस क्या होगा। अपने को सिलेबस की सीमाओं के अंतर्गत ही काम करना होता है। तो सबसे पहला काम ये है कि इस क्लास के लिए हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस क्या है, ये अपन सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इनकम टैक्स का जो सिलेबस है वो आप लोग इसको ध्यान से देख लें। सिलेबस में वैसे इसमें यूनिट दिखा रखी हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन आजकल प्रश्नों का जो पैटर्न है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा होगा वो पैटर्न ही अभी सेकंड ईयर में आप लोगों के लिए लागू होगा। परीक्षा के पेपर में इस तरह से ये डिवीज़न जो सिलेबस का यहाँ दिखा रखा है वो डिवीज़न वहाँ नहीं है। वहाँ डिवीज़न है आपके 100 नंबर के प्राप्तांकों का। 100 नंबर के प्राप्तांक हैं जिसमें डिवीज़न है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 8-8 नंबर के 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, 40 नंबर हो जाते हैं। और इस तरह से फिर उसके बाद में 2 बड़े प्रश्न 20-20 नंबर के आप लोगों को करने होते हैं। ये एक तरह से पेपर के बारे में जानकारी है कि पेपर किस तरह से आता है, और इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ये सारा का सारा काम फर्स्ट ईयर में कर लिया है। पैटर्न वो का वही है, केवल पेपर नया है। ये जो पेपर है ABST का मतलब है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और ये पेपर फर्स्ट है और इसका नाम है टैक्सेशन, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने की अपेक्षा की गई है उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि भाई इनकम टैक्स क्या होता है। फिर उसके बाद में इसी तरह से बात आएगी इसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर देन उसके बाद में है रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्तर। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब निवास स्तर, और सामान्य रूप से निवास स्तर 3 तरह का होता है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ये बाद में अपन 1 बाई 1 करके सारे देखेंगे। आज केवल सिलेबस के ऊपर अपने को एक परिचय करना है। तो अपन ने देखा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कर का भार। फिर उसके बाद में है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। अपने को टैक्सेबल इनकम की गणना करनी है, कर योग्य आय की गणना करनी है, और वो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे अंडर द हेड सैलरी, वेतन से जो आय मिलती है उसकी गणना करेंगे, जो होगी वेतन शीर्षक के अंतर्गत जिसकी गणना होगी। ये यूनिट फर्स्ट है। फिर उसके बाद में यूनिट सेकंड आता है। यूनिट सेकंड में है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरी जो यूनिट है उसमें बड़े भाग 2 हैं। उसमें पहला है आपको इनकम टैक्स में इनकम की गणना है, तो दूसरी यूनिट में जो इनकम आ रही है वो इनकम की गणना करनी है अपने को। और वो इनकम कहाँ से आ रही है? वो इनकम आ रही है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 1 नंबर पर मकान संपत्ति से आय, उसकी गणना करनी है कि किसी भी व्यक्ति को मकान संपत्ति से आय कितनी और कैसे होती है, ये आप लोगों को देखना है। और फिर उसके बाद में इसी यूनिट में दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार और पैसे की आय। ये दूसरी यूनिट हो जाती है। उसके बाद में यूनिट आती है थर्ड, तीसरी यूनिट। इससे पहले अपन ने
3 तरह की आय देख ली हैं। वेतन शीर्षक की आय, वेतन से आय कैसे हो सकती है, सैलरी से, और उसकी गणना कैसे करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर अपन ने देखा हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, और तीसरे नंबर पर अपन ने देखा बिजनेस और प्रोफेशन से आय। ये 2 यूनिट की जानकारी हो गई। उसके बाद में अपन तीसरी यूनिट पर आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पूंजीगत लाभ से आय कैसे हो सकती है, कैपिटल गेन। पूंजीगत लाभ से जो आय होगी वो इस शीर्षक के अंतर्गत अपन ज्ञात करेंगे, कैपिटल गेन। दूसरा है इसमें उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन के बाद में आ गया अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। इस तरह से मुख्य रूप से आय के अभी तक अपन ने जो शीर्षक देखे हैं वो 5 हो गए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसी आय जो ऊपर के 4 हेड में नहीं आती है, 4 शीर्षकों में नहीं आती है, उसको लेंगे अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर उसके बाद में आपको सिलेबस के अनुसार देखना है एग्रीगेशन एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। एग्रीगेशन का मतलब होता है जोड़ करना, और क्लब करना। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की आय में किसी दूसरे व्यक्ति की आय भी शामिल की जा सकती है, तो वो किस तरह से किन परिस्थितियों में होती है ये भी आपको देखना है। तो अपने को करना क्या है कि एग्रीगेशन करना है, इनकम का जोड़ लगाना है, और अगर कोई इनकम क्लब हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की आय किसी अन्य व्यक्ति की आय में शामिल हो सकती है, तो वो देखना है, तो उसको क्लब करना है। फिर उसके बाद में अपने को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, हानियों की पूर्ति करना, सेट ऑफ मानी हानियों की पूर्ति करना, और उनको कैरी फॉरवर्ड करना। ये आपको देखना पड़ेगा। हानियों की पूर्ति हो जाती है तो अपन पूर्ति करेंगे। हर कोई अपनी हानि की पूर्ति लाभों में से करना चाहता है ताकि उसके लाभ कम हो, और जब लाभ कम होंगे तो उसको टैक्स कम चुकाना पड़ेगा। इसलिए हानियों की पूर्ति हर व्यक्ति या हर कंपनी करना चाहती है, सेट ऑफ पूर्ति करना चाहती है, और पूर्ति नहीं होती है तो आयकर अधिनियम के अनुसार, नियमानुसार अगर उनको आगे ले जाया जा सकता है तो आगे ले जाएंगे उन हानियों को, और आगे ले जाने के बाद में जब लाभ होंगे तो लाभों में से उनकी पूर्ति की जाएगी। ये आपको इसमें देखना है। और फिर एक इसी में 3rd यूनिट में देखना है एग्जेम्प्टेड इनकम। ऐसी इनकम जो आयकर से मुक्त है। आपको ये बड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो आय के ऊपर कर लगाते हैं, लेकिन कर केवल उसी आय पर लगेगा जो आय टैक्सेबल हो। तो आय ऐसी भी हो सकती है जो एग्जेम्प्टेड हो। एग्जेम्प्टेड का मतलब करमुक्त आय हो। तो अपने को देखना है कि करमुक्त आय कौन सी होती हैं, ताकि अपन गलती से उसके ऊपर कर न लगाएं। ठीक है, ये यूनिट आपकी 3rd कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में नंबर आता है 4th यूनिट का। 4th यूनिट में है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, और इसका मतलब हिंदी में होता है सकल कुल आय में से कटौतियाँ। ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई में से देनी है आपको डिडक्शन, यानी कुछ छूट देनी है, जिसको अपन कटौतियाँ बोलते हैं। वो देखेंगे अपन कि कुल आय की गणना करेंगे। अपन पहले ग्रॉस टोटल इनकम की गणना करेंगे, और उसके बाद में कुछ छूटें नियमानुसार आयकर अधिनियम के अंतर्गत, आयकर नियमों के अंतर्गत जो छूटें मिल सकती हैं वो छूट देंगे अपन। और छूट देने के बाद में अगला स्टेप इसमें सिलेबस में है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुल इनकम की गणना करना। उससे पहले अपन ने ज्ञात किया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने डिडक्शन घटा दिए, कटौतियाँ जो घट सकती हैं वो घटा दिया। वो घटाने के बाद में अब नंबर आता है टोटल इनकम का। तो अपन देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम की गणना करेंगे। और फिर एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और व्यक्तियों के ऊपर, व्यष्टियों के ऊपर कर दायित्व की गणना। इंडिविजुअल मानी सामान्य रूप से आप लोग व्यक्ति मानते हैं, एक व्यक्ति इंडिविजुअल, लेकिन
इनकम टैक्स में इंडिविजुअल का मतलब है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति का मतलब एक, आप ये मान सकते हैं, एक व्यक्ति जो अपने को दिख रहा है वो उस व्यक्ति से मतलब है। तो उनके ऊपर कर दायित्व की आपको गणना करनी है। कर दायित्व की गणना करने से पहले अपन ने उसकी कुल आय की गणना कर ली है, और आय की गणना करने के बाद में उसके ऊपर अपने को कर लगाना है। कर लगाने के लिए आपको कर की दरें आयकर अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं। उन दरों के आधार पर अपन कर लगा देते हैं। तो ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर कितना कर बनता है। पहले उसकी टोटल आय देखेंगे, कुल आय देखेंगे, आय के ऊपर कर लगा देंगे, जिसको कहेंगे अपन उसका कर दायित्व है, टैक्स पेएबल उसके द्वारा। और फिर उसके बाद में आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी तक अपन ने एक व्यक्ति के ऊपर कर लगाया है, और उसके बाद में इसी यूनिट में ये कहते हैं कि आपको टैक्स लाइबिलिटी की गणना करनी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको अपन कहते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार के ऊपर भी कर की गणना करनी है। और कर की गणना करने का वही तरीका होगा कि पहले तो आप आय की गणना करें कि उसकी कुल आय कितनी हुई, और आय के बाद में कुछ अगर कटौतियां मिल सकती हैं तो वो कटौतियां देंगे, और कटौतियां देने के बाद में जो आय बचती है उसके ऊपर अपन निर्धारित दर जो आयकर अधिनियम के द्वारा निश्चित कर रखी हर साल बदलती रहती हैं, उन दरों के आधार पर अपन कर लगा देंगे। तो अपन ने लास्ट में गणना करी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको संक्षेप में अपन आगे चल के हमेशा कहेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये 4th यूनिट हो गई। उसके बाद में 5वीं यूनिट की बात है। 5वीं यूनिट कहती है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 5वीं यूनिट में आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की गणना और कर दायित्व की गणना किसकी? पार्टनरशिप फर्म की, एज असेस्ड एज सच एंड असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। या तो पार्टनरशिप फर्म के रूप में उनके कर की गणना करेंगे, और या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में, व्यक्तियों के समुदाय के रूप में। आगे अपन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि ये पार्टनरशिप फर्म है, ये व्यक्तियों का समुदाय है। हालांकि व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में भी व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां और या नियमों के अंतर्गत वो पार्टनरशिप एक्ट में अगर आ जाती है तो वो पार्टनरशिप फर्म हो जाती है, उसके अंतर्गत नहीं आती है तो उसको कहते हैं अपन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समुदाय। और उसके बाद में आपको देखना है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि कर की गणना करनी होती है, कर सरकार को जमा कराना होता है। लेकिन एक तरीका तो ये है कि वर्ष के अंत में टैक्स जमा कराया जाए, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कर जो काटा जाता है वो स्रोत के ऊपर ही काट लिया जाता है। लगभग जितना बनता है उस हिसाब से कि 12 महीने का इसका ये कर बनेगा, और डिवाइडेड बाय 12 करके हर महीने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो सकता है। तो जहाँ से आय का भुगतान किया गया है वहाँ पर कर काटा जाता है, उसको कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और फिर उसके बाद में एक है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स एडवांस में भी जमा कराया जा सकता है, टैक्स ज़्यादा भी जमा कराया जा सकता है, और अगर ज़्यादा जमा हो गया है तो टैक्स रिफ़ंड हो जाता है। और लास्ट में फिर अपन सिलेबस के अनुसार लास्ट का जो पॉइंट वो रह जाता है असेसमेंट प्रोसीजर, कि कर का निर्धारण अपन किस तरह से करें, क्योंकि आपको कर लगाना है, और कर लगाने की जो प्रक्रिया है सारी की सारी, उसको कहते हैं असेसमेंट, कि किस तरह से कर लगे। ये आपके सिलेबस को सारी चीज़ें कवर कर रही हैं। अगले टर्न पर अपन इससे आगे चलेंगे।